ठीक है बेटा, फिनॉल चैप्टर चल रहा है और फिनॉल में जो रिएक्शन है कितने टाइप की है। पहले टाइप की हमने रिएक्शन ये देखी थी कि फिनॉल का ये H ये हट जाए और इसे हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर। और अगर इसका pKa गिवन है तो याद रखना है एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो जितना pKa ज्यादा होगा उतना एसिडिक कम होगा, जितना Ka ज्यादा होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा। जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे ना ऑर्थो पैरा मेटा, तो कई बार वो क्वेश्चन pKa के टर्म्स में या Ka के टर्म्स में भी आए हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर pKa के टर्म्स में है तो जिसका pKa ज्यादा एसिडिक कम, और अगर Ka के टर्म्स में है तो Ka ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, ये याद रखिए। नेक्स्ट हेडिंग पे शिफ्ट होते हैं। अब क्या इसका OH ग्रुप डायरेक्टली हट सकता है? तो जस्ट लाइक क्लोरीन, याद आ गया, जस्ट लाइक क्लोरीन यहाँ लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है और ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो इसका OH डायरेक्टली नहीं हटेगा। मतलब अगर आपसे कोई कहे इसकी PCl5 से रिएक्शन करा दो और क्या ये क्लोरोबेंजीन बनेगी, तो आपका आंसर होगा मेजर प्रोडक्ट तो नहीं होगा, और होगा भी तो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होंगी, वैसे नहीं। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं होगी बेटा वैसे रिएक्शन? रेजोनेंस, सीधी बात। मतलब एक ऑप्शन कहना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस, और बाकी बच्चे बाकी ऑप्शन अगर याद आ गए आपको, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, वो भी बातें सही है, लेकिन मेन ऑप्शन है रेजोनेंस। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों अगली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं SE रिएक्शन। ठीक है, कई लोग इसे SAE भी कहते हैं। फिलहाल व्हाट इज SE रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन है और यहाँ पे आपका OH लगा है, ये OH हाईली प्लस एम है, हाईली, और प्लस एम होने की वजह से, इसके प्लस एम होने की वजह से ये यहाँ पे यानी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्लस एम ने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है, इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने तो कॉमन सेंस है वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करना चाहे। अब अगर कोई कहे ज्यादा किस पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा में? वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, प्लस एम की वजह से यहां और यहां इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन OH पे माइनस आई भी है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से कम खींचेगा, यानी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा दिखेगा, इसीलिए पैरा पे अटैक ज्यादा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, OH हैज प्लस एम एंड माइनस आई, एंड ड्यू टू माइनस आई पैरा प्रोडक्ट इज मोर। बाकी आपको एग्जामिनर को नहीं बताना क्यों माइनस आई में क्या हुआ, वो एग्जामिनर को पता है कि इसका माइनस आई ज्यादा है तो पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, यहां से कम छीने, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल यही अटैक। क्लियर? अब अगर आपको याद आ जाए कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 या 5 रिएक्शन है। ठीक है, पहले मैं बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी 4-5 रिएक्शन डायरेक्ट है भैया? या तो हेलोजिनेशन होता है जो कि क्लोरीन एंड FeCl3 इनसे होता था, या नाइट्रेशन होता था HNO3 और H2SO4 से, या सल्फोनेशन होता है, या फिर फ्रिडिल क्राफ्ट होता है। फ्रिडिल क्राफ्ट में एल्काइल हैलाइड और AlCl3, या फिर एसाइलेशन होता है, ये है। तो ये 5 रिएक्शन बेंजीन से डायरेक्ट होती है। वैसे ये बेंजीन से कहा है मैंने, फिनॉल से नहीं कहा, फिनॉल में मत लिख लेना, बेंजीन है। ठीक है, अब बच्चों अगर बात करें फिनॉल में कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये जब ग्रुप आ जाता है तो पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जो हमारे कोर्स में है उसकी बात कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से है। अब ब्रोमीन वाटर से भी ये रिएक्शन दो तरीके से है। एक तो नॉन पोलर मीडियम कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए, क्लोरो CCl4 या क्लोरोफॉर्म हो तब। तो जब नॉन पोलर मीडियम होता है तो ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट होके ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाता है, यानी अटैक ऑर्थो और पैरा दोनों पे होता है, लेकिन मेनली पैरा बनता है। पहला पॉइंट क्लियर है। बट
अगर पोलर मीडियम ले आते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रुप इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे एक साथ अटैक हो जाता है, और एक साथ अटैक होने के बाद ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ एक पीपीटी बन जाता है। एंड इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर फिनॉल। मतलब अगर आपसे कहा गया कि मिथाइल अल्कोहल और फिनॉल में अंतर करो, इथाइल अल्कोहल फिनॉल में, तो एक टेस्ट तो है FeCl3 डालेंगे, फिनॉल वॉयलेट कलर देगा। दूसरा टेस्ट ये भी है कि फिनॉल की रिएक्शन वाटर के साथ कर दे, सॉरी ब्रोमीन से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, जबकि बाकी में ये प्रेसिपिटेट नहीं। बोलो क्लियर है? एक साथ तीनों जगह पे अटैक क्यों हो गया? वेरी गुड, क्योंकि ये OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग है। ठीक है, अगर आपको याद हो, हेलोजिनेशन करने के लिए बेंजीन में हमने लिखा था हेलोजन एंड FeCl3। क्यों लिखा था FeCl3? वहां FeCl3 एक जना थोड़ा और क्लियर करो, एक्टिवेट नहीं आंसर। फिर वही वाली बात मैं पूछ रहा हूँ, FeCl3 क्यों लिखा था? आप कह रहे हो FeCl3 की जगह सनलाइट करते तो ये होता। अरे FeCl3 ने क्या किया, वो आंसर दो। हद हो गई, जोर से बोलो, एक जना बोलो। सही है क्या भाई? वो कह, लेकिन यहाँ ध्यान दे, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन कहाँ है? बाकी आपका आंसर सही है, आंसर आपका भी चल, जो भी वर्ड आ जाए मुंह में बोलते जाए, हट। ये इनका आंसर सही है, FeCl3 लुइस एसिड होता है। तो वो लुइस एसिड करता क्या है, ये क्लोरीन से अटैक करके FeCl4 माइनस और Cl प्लस बनाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होता है, यानी ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ऐसे पोलराइज करके Cl पॉजिटिव बनाता है। ऐसे यहाँ Br2 है, Br2 को भी तो पोलराइज करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रोफाइल बनके अटैक करेगा। ये ग्रुप इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इतने ज्यादा चार्जेस डेवलप कर देता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ लुइस एसिड ये पोलराइज हो जाते हैं और आसानी से Br प्लस और माइनस में टूट के अटैक करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? बोलो बेटा, क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपको थोड़ा कंपैरिजन भी याद करना है। कंपैरिजन किससे कि अच्छा बेंजीन में क्या था, यहाँ क्या है। तो बेंजीन में FeCl3 चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि वहां इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है, वहां इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि इटसेल्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेता है। इतनी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या फील्ड है, ये पोलराइज हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर सिंपल फिजिक्स की भाषा में आपसे पूछूं, क्या कभी दो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, भूल गया? करते हैं नहीं करते हैं? वेरी गुड, दो पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़े साइज का है, एक छोटे साइज का है, या एक का चार्ज बहुत हाई है और एक का कम है, तो होता क्या है, वो पोलराइजेशन कर देता है बड़ा चार्ज वाला छोटे में। और वो जब पोलराइजेशन होगा तो वहां पे भी दोनों चार्ज डेवलप हो जाएंगे और नेगेटिव जाके अटैक कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। सेम यहाँ पे है कि ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल पोलराइज कैसे हो गया? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए इतनी ज्यादा है, या नेगेटिव चार्ज यहाँ इतना ज्यादा है, जो काम FeCl3 कर रहा था वो बिना FeCl3 के हो। बोलो क्लियर है? पहली, दिस वन इज हेलोजन, मिटा दो। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। अब दोबारा कंपेयर करिए, बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते थे, तो बेंजीन के नाइट्रेशन में हमें, वेरी गुड, HNO3 एंड H2SO4 चाहिए होता। यहाँ बिना H2SO4 के खाली डाइल्यूट HNO3 ले लें, वो भी कंसंट्रेटेड भी नहीं, तो भी ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिल जाता है। ये और ये मिल जाएगा। और इसमें कई बार कह देते हैं ऑर्थो वाला लिटिल बिट ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिलहाल एनसीईआरटी ने यहाँ पॉइंट दे रखा है ऑर्थो और पैरा को मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। और वेरी गुड आंसर दिया है, स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि ये स्टीम वॉलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्टीम में जाके घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो खाली डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होती है। अगर उन्होंने कहा तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया और साथ में H2SO4 भी ले लिया,
तो एक ही बार में ये बन जाएगा और इसका नाम रखा है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। और बेसिकली ये नाम क्यों है इसका, इसमें एसिड ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि एसिड का एक टेस्ट है कि NaHCO3 से CO2 एवॉल्व करना चाहिए। तो इस कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर या इसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है, यानी ये NaHCO3 से रिएक्ट करता है, CO2 निकलती है, तो इट इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक है, तो इसके नाम के आगे एसिड आएगा ही आएगा, इसलिए इट इज नोन एज पिक्रिक। एनसीईआरटी ने एक और बात कह रखी है कि आजकल हम पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो उसने एक लाइन लिख रखी है कि पहले हम डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, फिर सल्फोनेशन करते हैं, और फिर मतलब इन्हीं दो को कह रखा है, बट स्टेप्स बढ़ा के कहा है कि उसने समथिंग ये कहा है कि पहले सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करता है और उसके बाद नाइट्रिक करता है। ठीक है, मिल गया लिखा हुआ आपको। चलिए फिर भी मैं एक बारी इस चीज को पढ़ के आपको सुना देता हूं, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। बच्चों इन्होंने ये लिखा है, नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद फर्स्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले सल्फ्यूरिक एसिड से कर किया, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है और पहले ये बन जाता है 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनॉल। तो ये मतलब ये आ गया 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनॉल, या इसका जो भी नाम है, ठीक है, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। देन इट इज रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड। इसके बाद इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं और अब बन जाता है पिक्रिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि पिक्रिक एसिड बनाने का आज का तरीका नाउअडेज ये, ठीक है। और ये पता क्या होता है, कई बार एग्जाम में ऐसे कन्वर्जन आ जाते हैं, मतलब वो H2SO4 लिख के X लिख देते हैं, फिर HNO3 लिख के Y लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली उस समय जल्दबाजी में एक आध बारी में बच्चा खाली एक तरफ SO3H लगा देता है, फिर एक ही NO2 लगा देता है। लेकिन जरा ध्यान रखना है कि यहाँ तीनों NO2 आएंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, एनसीईआरटी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में बीच में दे देते हैं कि उनके यहाँ पॉइंट्स में तो लिखा ही है, ठीक है, तो याद रखना है। नाउ ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा पॉइंट, जिसमें हमने ये कह दिया कि पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसके बाद अगला आ गया हमारा बेटा, दो रिएक्शन हो गई, ब्रोमीन वाली भी हो गई, ये हो बेटा। हमें मालूम है डायरेक्ट रिएक्शन कितनी थी बेंजीन, 5। 5 में कौन कौन सी थी, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई, समझ में आ गया। सल्फोनेशन कैसे हो गई, पहले H2SO4 से अगर कर देंगे तो 2,4 का मिक्सचर बनेगा ना, वो अलग सल्फोनेशन भी हो गई, नाइट्रेशन भी हो गई, हेलोजिनेशन भी हो गई। अब क्या बची, फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट की तो थी बेंजीन ने बेटा, ये याद रखना है यहाँ। चलो एक बार देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, फिनॉल CH3Cl ElCl3 क्या है जरा। तो यहाँ का आंसर है ये रिएक्शन यहाँ नहीं होती, phenols do not give Friedel Crafts reaction। अब क्वेश्चन है वाई। अरे बड़ा गलत बात है, इतना इजी आंसर नहीं बता रहे आप लोग, हद हो गई बेटा। ये है लुईस एसिड, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये है हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर तरफ बढ़ाए पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन बांटने वाले घूम रहे हैं, इनका काम है इन्हें पोलराइज करना। ये इन्हें पोलराइज ना करके अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं साइक्लिक, और जब ये यहाँ रिएक्ट करके साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो फिनॉल की अपनी रिएक्शन जो इसके साथ होनी है वो हो ही नहीं पाती। तो आपको क्या समझना है, अगर हम फिनॉल में ये दोनोह चीजें मिलाएंगे तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द साइक्लाइजेशन, या ये कहें कि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो इसके साथ अटैक करता है। डन, ठीक। नेक्स्ट, अब इसके अलावा फिनॉल की 2-3 रिएक्शन और हैं जो आपने पहले पढ़ी है, और जैसे एक बच्चा ये बता रहा था कि ये रहा फिनॉल,
और इसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म से कर दी। याद आया? एक्वस KOH एंड क्लोरोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन है? अरे रिएक्शन कौन सी है? वेरी गुड, दैट इज राइमर टाइमन्स रिएक्शन। ठीक है, राइमर टाइमर या रीमर टीमर लोग कह देते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन। When phenol is reacted with chloroform and KOH, then salicylaldehyde obtained, OHCHO, salicylaldehyde। ठीक है, ये CHO वाली आप कह रहे थे, salicylaldehyde obtained होगा। दिस रिएक्शन इज राइमर टाइमन। बोलो क्लियर? कोई डाउट? तो एक रिएक्शन फिनॉल में ये है राइमर टाइमन। बताना बेटा, अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। एक पॉइंट बता बेटा, ये फिनॉल है और ये मैंने ले लिया है नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और ये ले लिया है मैंने फिनॉल में CH3। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि राइमर टाइमन रिएक्शन का ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा कम, किसमें और? इसे हम 1 कह रहे हैं, इसे 2, इसे 3। तो एक ऑर्डर बताना है, 1 2 3 है, 2 1 3 है, 2 1 3। कोई बात, रुक जाओ, लड़कियों आप अपना आंसर बोलो बेटा। क्यों जल्दबाजी क्या कर बेटा? बाकी लोग कम बोले। हाँ, हमें रीजन ऐसे ही चाहिए कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाता है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर OH लगा होगा तो OH तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, लेकिन अगर NO2 लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कम करेगा। अच्छा, CH3 भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाले ग्रुप है, ये कम करने वाला, इसीलिए ये रिएक्शन जल्दी करेगा, ये कम, ये ऑन। तो मतलब आप बेसिक पे पहुंचेंगे, वेरी गुड, कंसेप्ट पे पहुंच के करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस रिएक्शन का NCERT ने एक मैकेनिज्म, एक छोटा सा स्टेप दे रखा है, वो याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH। बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार इवन लास्ट ईयर के IIT में क्वेश्चन था कि NaOH या KOH एक्वस है या एल्कोहलिक है, ये आया था और एक्वस आंसर टिक हुआ था। ठीक है, तो ये फिनॉल है और फिनॉल की इस पोजीशन पे CHCl2 आता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म था उसमें से एक Cl नेगेटिव निकल गया, Cl नेगेटिव हटा तो बचा क्या? ये वाला ग्रुप बचा, इसमें से Cl नेगेटिव निकालो, क्या बचेगा? CHCl2 पॉजिटिव बचेगा, इलेक्ट्रोफाइल बचेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है, कंसेप्ट पे अटैक करिए। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए, OH ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए थे, एंड डेफिनेटली अगर ये अटैक करने जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ NO2 लगा है तो रेट कम हो जाएगा। क्यों? NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये भी इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफाइल, रिपल्शन होने लगे। CH3 लगा होगा, बढ़िया रहेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये इन रिएक्शन में प्लस आई सपोर्टिंग होगा, माइनस आई। बोलो क्लियर है? बिटा दू, डन। ये वाला स्टेप याद रखिएगा। इसके अगले स्टेप में यहाँ 2 OH आ जाएंगे। बच्चों 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलेगा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर किसी बच्चे से कोई जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ ले तो भैया ऑर्थो ही क्यों बना, पैरा क्यों नहीं बना, मतलब इसमें हम ऑर्थो ही दिखाते हैं, पैरा क्यों नहीं, जहां ऐसा क्वेश्चन हो ना 90% आंसर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे स्टेबलाइज कर लेती है और इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा बनता है। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके थे कि पैरा प्रोडक्ट्स ज्यादा बनने चाहिए फिनॉल में, लेकिन यहाँ ऑर्थो ज्यादा बन रहा है तो हाइड्रोजन। बोलो क्लियर? पैरा में इन 2 मॉलिक्यूल्स में इंटर हो जाएगा, तो एक ही में इंट्रा, 2 में इंटर। आप समझे नहीं? वहां पे प्रोडक्ट क्या कह रहा है उसे समझो। ये आप कह रहे हो कि ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, ये है CHO, यहां ये बन रहा है OHCHO। ठीक है, ये अपने से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है, अपने अंदर स्टेबल। ये क्या कर रहा है, एक और मॉलिक्यूल और आएगा तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल।
तो बॉइलिंग पॉइंट तो इसका बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल कौन सा स्टेबल? एक ही मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ बॉन्ड बनने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल आ रहा है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन विद जिंक, या सॉरी पहले कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज काफी पूछी गई रिएक्शन है, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। बेटा सोडियम फिनॉक्साइड या ऑब्वियसली वही फिनॉल ले लें, सोडियम फिनॉक्साइड बना लें, NaOH से रिएक्शन कराएं, फिर बहुत बढ़िया 3 to 4 या 5 एटमॉस्फेयर पे CO2 से रिएक्ट कराते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाता है OCOONA, जो रीअरेंज होके सैलिसिलिक एसिड देता है, OHCONA, और हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ भी वाटर H लिख दिया है, हाइड्रोलिसिस के बाद किया। बोलो क्लियर है? डन। बताओ बेटा फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल करेंगे, क्या बनेगा? वेरी गुड, आई होप सो आप लोगों ने सभी ने सही बोला है। ये फिनॉल है, जिंक के साथ हीट करने पे ये बेंजीन में चेंज हो जाता है। ये बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी थी, क्लास 11th में आपने पढ़ी है, लैब मेथड कहलाता है दिस वन। फिनॉल का इन्होंने एक टेस्ट दे रखा है, ऑक्सीडेशन, जो याद क्यों बनाया जाता है। डन, इट फिनिशेस दिस। एनी डाउट? फिनॉल में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी में भी डाउट है तो पूछिए। बोलो बेटा। ठीक है, लेकिन हमने जो QH लिया ना, आपने उसमें रिएजेंट नहीं देखा कौन सा है, वहां क्लोरोफॉर्म है ना कि CH3Cl। देखो आप, नहीं समझ में आया, वो एकदम रिएक्शन ही अलग, ठीक है। डन, नाउ इट फिनिशेस फिनॉल। अगली हेडिंग है इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, ईथर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों चैप्टर्स का आपका टेस्ट हो जाएगा संडे को, एंड आई एम रिपीटिंग इट। बेटा टेस्ट दोगे तो फायदे में रहो, टेस्ट देने जरूर आना। बाद में मुझे कोई मत कहना कि हमने इसलिए टेस्ट नहीं दिया, उसने नहीं दिया, ठीक है। बस टेस्ट दोगे तो फायदे में रहो, वो कुछ भी हो सकता है फायदा, ठीक है। कैश प्राइज भी हो सकता है, नहीं कैश प्राइज तो एक आध को ही मिलता है, टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, है नहीं। और अगर टेस्ट दिया है तो सभी के लिए हम कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा सबका करा दे। जैसे पिछली बार जिन्होंने टेस्ट दिया था उन्हें एक एक बुक ही दी, अब की थोड़ा और कुछ फायदा कराने की सोचते हैं, है ना। चलिए ईथर पे आ जाए। चलिए देखिए बेटा, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अरे बेटा बात नहीं करो, क्योंकि आप लोगों को आई होप तो पता ही होगा कि हमने एक और साइड में कोचिंग के साथ ही शुरू करना चाह रहे थे, हाँ, मिशन अब्रॉड शुरू किया है ना। कि मिशन अब्रॉड कहने का मतलब है 12th के बाद आप कहीं बाहर जाके अगर पढ़ना चाहें, ठीक है, व्हाटएवर। तो अभी बता रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात, आप मजाक में ले रहे हो लेकिन फायदा आपका है उससे, ठीक है। 99% मिशन अब्रॉड या अब्रॉड भेजने वाले कंसल्टेंट जितने भी हैं इंडिया में, वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट है, तो उनकी कमाई उसी पे डिपेंडेंट है। तो उनका जो मोटिव होता है कि आप बाहर जाएं और ऐसे कॉलेजेस में जाएं जहां से उनको कमीशन ज्यादा है ना। हमारा थोड़ा सा अलग है इससे अभी, क्योंकि अभी हमारा मेन बिजनेस स्कूल नहीं है। इस अभी हमारा क्या मोटिव है कि हमारे पास से जो बच्चा जाए वो कोशिश ये हो जाए कि जीरो फीस पे जाए, जीरो, उसका एक पैसा भी ना लगे, और वो वर्ल्ड की टॉप 100-200 यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़े, और वो भी टोटली फ्री। एंड ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल ओनली बाय वन थिंग, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तब आप 101% फ्री पे बैठे। और मैं
कनाडा के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड, किसी में 50 है, किसी में 30 है, किसी में 15 ही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन करते वही जो 12th कर लेते है ना, पहले 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके 12th में 98, 97, 96 एटलीस्ट होंगे तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज तो अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उनके यहाँ की डिग्री बहुत महंगी है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे खर्च करके नहीं मिलती। अगर आप 2-2 करोड़ भी खर्च करोगे तो भी अगर आप पास नहीं होगे भगा देंगे। और अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा बैच है, एक तरीके से आपका भी प्रेस्टीज की बात है कि वर्ल्ड में 33 बच्चों को मिली है, उसमें से इंडिया में एक ही को मिली या 2 को मिली। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, हमारे पास भी टैलेंट है, बच्चे भी हैं, सब कुछ, इन्हें पता ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता, 10th में भी ऐसे स्कॉलरशिप होती होंगी, 11th में भी होती होंगी, कोई बताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंसल्टेंट बैठे हैं, जब यार कॉलेज आपसे 0 फीस ले रहा है तो कंसल्टेंट को कुछ देगा ही नहीं, इट इज अ कॉमन सेंस। वो कंसल्टेंट को एक पैसा नहीं देते, और ये पूरा गेम आपका खुद का है। दैट मीन्स आपके 12th में नंबर अच्छे होने चाहिए, आपका आईएलटीएस का स्कोर अच्छा होना चाहिए। फिर अगर वो आपसे टेस्ट देने के लिए कहें, जैसे उनके यहाँ 37 सीट्स हैं, बच्चे 600 ने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली टेस्ट कंडक्ट करना आएंगे, फिर देंगे स्कॉलरशिप। तो इतना आप में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, नॉलेज भी होनी चाहिए। और टेस्ट सारा उनका यही लेवल का होगा। बेटा उनका मेडिकल तो और महंगा है, इंजीनियरिंग तो फिर भी सस्ती है, मतलब $60 लाख में निपट जाते हैं, या 60 लाख इंडियन करेंसी में निपट जाता है फर्स्ट ईयर। बेटा फर्स्ट ईयर की फीस है ये, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अलग है अभी, लेकिन मेडिकल और भी महंगा चला जाता है। तो और अच्छा, जो बच्चे वहीं के उनके लिए फ्री। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर आप टेस्ट में आओगे तो हो सकता है आपका कुछ और फायदा भी करा, ठीक है। मतलब आप अभी इनिशियली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप 12th में 95-96% के आसपास पीसीएम में खाली इंग्लिश में अबव 80 ले आते, तो आप फॉर्म भर सकते स्कॉलरशिप अच्छी वाली, ठीक है। और पीटरसन स्कॉलरशिप है, आप नेट पे जस्ट पीटरसन, सॉरी पियर्सन, पियर्सन जो पब्लिकेशन है उन्हीं की है, आप डाल के देखो, आपको अपने आप दिख जाएगा कितना कितना देते हैं। बस 12th के परसेंटेज, इंग्लिश का स्कोर अच्छा हो, सिर्फ 2 चीजें चाहिए। तो अगर आप प्रिपेयर अभी से करोगे, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले आराम से निकल, इंजीनियरिंग में तो बहुत बहुत ईजी है, मेडिकल में थोड़ा टफ होता है, इंजीनियरिंग ईजी। अब आओ ईथर में, ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो रोना ही है ईथर में, ठीक है, याद आ गया। बोल बेटा विलियम्स क्या था, अब बाकी चुप रहे, बाकी चुप रहो यार, ये गलत बात। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सिंबल्स मत रटो, नाम याद करो। आप ऐसे बोलोगे ना RX+RONA, और एग्जाम में जब आएगा ना CH3 तो याद ही नहीं आएगा ये RX है। नाम याद करो, ये कंपाउंड क्या है। रुक जाओ, तुम बोलो। हाँ, नाम, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, बस यही पता है, ऐसे नहीं बोला जाती कुछ। R की जगह C2H5 बोल दिया। अब इसका नाम है कुछ, हेलो एल्केन नाम है, एल्काइल हैलाइड नाम है, लैंग्वेज बोलो यार। तुम समझ गए, साइंस के बच्चे हो या क्या? ये प्लस और माइनस बोलो, फिर इसके आगे क्या बोलोगे? एरो, मतलब जो वहां लिखा प्लस बोलोगे। व्हेन वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद दिस कंपाउंड, देन वी फाउंड, देन इट गिव्स प्लस माइनस। हाँ बोलो फिर से जल्दी से। वो तो इन्होंने सबको याद था। नेक्स्ट बोलो भैया। बोले अच्छा मैं बताऊं ना, ठीक है, प्लस रहने दो, ईथर मेजर प्रोडक्ट कर दो। आगे आगे कुछ तू रहने दे यार अभी। वेरी गुड। यहाँ पे ये सुनना था, इसका नोट पॉइंट क्या है कि अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो ईथर बनेगा, और अगर 3 डिग्री होगा तो एल्कीन बनेगा, 2 डिग्री में दोनों बने। तो ये अधिकतर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, RX RONA, ROR NaX, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इसे भी
जब इसे प्लस बोल रहे हो, इसे RONA बोल रहे हो, इसे भी एरो बोल दिया करो, है इसे भी एरो बोल दिया करो, ये क्यों बोलते हैं? फिलहाल याद तो आएगी आपको ये इक्वेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन ईथर्स आर ऑब्टेन्ड। बेटा अगर आप इसे नहीं भी बोलोगे लैंग्वेज वाले में चलेगा, क्यों? क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है ईथर। हाँ, नोट पॉइंट जरूर बोलना है। इफ एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री देन ईथर मेजर प्रोडक्ट, एंड इफ इट इज सेकेंडरी और टर्शियरी देन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। अगला बोलो भैया, कोई दिक्कत? वेरी गुड। यहाँ हमें ड्राई Ag2O लिख देंगे तो भी ईथर बनेगा। गुड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट AgXLO। क्लियर है दोनों मेथड? बता बेटा, अल्कोहल से कैसे ईथर बनेंगे? गुड, थोड़ा और बोलो। आगे। वेरी गुड। यहाँ पे ना आपको या तो टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, और नहीं तो आप पूरी बात कहेंगे कि एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं पता तो एट हाई टेम्परेचर एल्कीन्स ऑब्टेन्ड, एट लो टेम्परेचर ईथर, विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एल्कीन ऑब्टेन्ड, विद वीक न्यूक्लियोफाइल ईथर ऑब्टेन्ड। तो ये रहा अल्कोहल, और ये बेटा H2SO4 से रिएक्शन कह रहे हैं। इसे अगर आप एक्सेस लिख देंगे तो भी यही माना जाता है कि ये एक्सेस है, ये कम है, तो भी माना जाता है सारा वाटर नहीं निकल पाया, और अब क्या बन गया है? ईथर। बोलो बेटा, क्लियर है? अल्कोहल की रिएक्शन याद आ गई। इवन एक एल्यूमिना से भी थी, Al2O थी। वेरी गुड। इथाइल अल्कोहल के लिए 250 पे ईथर और 350 पे एल। बोलो, क्लियर है ईथर की प्रिपरेशन? ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों एक ही है हमारे कोर्स में, दैट इज HI से रिएक्शन। खाली एक ईथर की रिएक्शन याद कर लें, काफी है। चलो फिर भी यार पूछ तो लें। ये लिखा है बेटा CH3 होल थ्राइस CONA प्लस C2H5Cl। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मुझे IUPAC की नेम बताइए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC की नेम बताइए। IUPAC भी चेक हो जाएगा, ईथर भी चेक हो जाएगा आपका। एक एक जने बोलने दिया करो। IUPAC रुक जाओ। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2E। हाँ भैया बोलो तुम। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ बोलो। ब्यूटेन। हाँ बोलो ना। बेटा एक मिथाइल भी तो है। तो बच्चों आपको कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए। मैं ईथर चैप्टर आ रहा हूँ, ईथर ही बनवा रहा हूँ, इट इज अ कॉमन सेंस। तो यहाँ पे ये बेटा 3 डिग्री कई बच्चों को दिखा, ये नहीं दिखा कि ये एल्काइल हैलाइड का 3 डिग्री थोड़ी है, RONA का है। अगर एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होता है तो एल्कीन बनती है। तो ऑब्वियसली मुझे ईथर की IUPAC ही पूछनी थी। तो बेटा ईथर की IUPAC ये है ईथर, और ये नाम इनका सही है 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नाम सही था 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है। मेन चेन ये हो गई, प्रोपेन हो गई। इसके कहीं से नंबरिंग कर लें। 2 पे ये ग्रुप लगा है, 2 पे ये ग्रुप लगा है, इसलिए 2 इथॉक्सी 2 इथाइल प्रोपेन। डन। टाइम क्या हुआ बेटा? बेटा कल हम ईथर को फिनिश करेंगे,
ठीक है। हाँ, आज जानबूझ के नहीं कर रहे, हो तो सकता है 5 मिनट में, नहीं हम करेंगे नहीं अभी, ठीक है। 1 मिनट ऑनलाइन कोई है वैसे? एक ही 2 बच्चे हैं, दिव्यांश सिंह एंड पारकी। पारकी का तो हो गया 20 का, दिव्यांश आपका भी शायद हो ही गया है ना, ठीक है। यस तो आप सर। लोग घर जाओ अभी। हाँ ठीक है, घर जाओ। बाकी मैं ना अभी बाकियों का नाम अनाउंस करूंगा, आप लोग तो रहने दो, ठीक है। उन्हें बता देना अपने दोस्तों को, नहीं तो ग्रुप से बाहर करने का काम शुरू करेंगे।